बच्चों, मैं हूं अमित सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल डॉक्टर एस एजुकेशन हब। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो लास्ट चैप्टर में हमने करा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी, उसका हाफ पार्ट हमने डिस्कस किया हुआ था चार्ज के बारे में। लेकिन आज हम कंप्लीटली इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं मात्र आधे घंटे में। देखिए कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। करंट क्या होता है? सिंपली करंट मींस पर यूनिट में कितने चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आपसे बात करें हम करंट की, 1 सेकेंड, मींस मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे अगर चार्ज को लेके जाना है तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो ये जो चार्ज ट्रांसफर होगा डिवाइड बाई वो टाइम, दैट विल बी इक्वल टू करंट। दैट मींस वी कैन से टोटल चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितने चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड करंट। वी कैन से करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, एसआई यूनिट हमारी क्या होती है इसकी? एम्पियर। एसआई यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर ने इसको डिस्कवर किया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी जा रहा है तो करंट कहां जाएगा? बी से ए आएगा। दैट मींस डायरेक्शन क्या होगा इसका? अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट होगा इस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो अभी हमने देखा करंट का फॉर्मूला पढ़ा चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एनी अपॉन में टाइम। मींस करंट निकालने के लिए हमारे पास यही दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। आगे चलते हैं। करंट के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यू कैन से बहुत ही जरूरी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी में आती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो सभी को पता होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज। बिना वोल्टेज के क्या करंट आएगा? नहीं आएगा। यही हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कई बार वोल्टेज से भी इंडिकेट करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? सपोज करो मेरे पास ये एक चार्ज है Q। अब इस चार्ज का कुछ तो रेंज होगा। मान लिया इस चार्ज का रेंज है इस पॉइंट P तक। रेंज का मतलब होता है कहां तक किसी चार्ज के रिस्पेक्ट में ये अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। सपोज करो ये मेरे पास एक चार्ज है और यहां तक एक चार्ज लेके आ रहा हूं तो ये रिपेल या अट्रैक्ट हो रहा है। इसके बाद से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मीन्स ये इसका रेंज हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास एक इंफिनिटी पे चार्ज रखा हुआ है Q0, या इसको बोलते हैं यूनिट चार्ज, 1 कूलम का चार्ज। इस 1 कूलम के चार्ज को इस पॉइंट P तक मींस इस चार्ज के रेंज में लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मींस amount of work done in bringing a unit charge from infinity to that point where electrostatic force can be experienced। जहां पे ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएगा, that is called electric potential। that means we can say amount of charge या amount of work done in bringing a charge from infinity to that point, which point? जहां पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है, where electrostatic force can be experiences, where electrostatic force can be experiences, that is called electric potential। पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है V इक्वल टू W अपॉन में Q। W क्या है यहाँ पे? वर्क डन। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज। अगर हम वर्क डन को चार्ज से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा?
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिलेगा, इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, वोल्ट होती है। एसआई यूनिट इज वोल्ट। अभी हम बोलते हैं 24 वोल्ट, 20 वोल्ट, 220 वोल्ट का क्या आ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा है। 24 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये वोल्ट क्या होती है, वोल्ट इज नथिंग, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने समझा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका छोटा सा फॉर्मूला है W/Q, वर्क डिवाइड बाई चार्ज। अब हमने देखा पोटेंशियल, पोटेंशियल के बाद हमारा आता है ओम्स लॉ, जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, इसकी बात करते हैं। ओम्स लॉ ये बोलता है, छोटा सा बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है इसका, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना वोल्टेज आएगा उतना ही करंट भी आएगा, बट कंडीशन रखनी है यहाँ पे। कंडीशंस क्या है यहाँ पे, कंडीशन इज दैट ऑल फिजिकल फिनोमेना शुड बी कांस्टेंट। मींस हमारे घरों में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, दैट शुड बी कांस्टेंट। जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, इसको हमें रखनी है कांस्टेंट, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। दैट मींस ओम्स ने क्या कहा, व्हेन ऑल physical phenomena like pressure, temperature, volume, etc. remains constant, अगर ये constant हो गई, remains constant, then what? Then voltage across wire is, voltage across wire is directly proportional to current, directly proportional to current। पेपर में अगर आता है तो आप यही बोल सकते हैं, अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, दैट मींस V इज प्रोपोर्शनल टू I। बट कई लोग कंफ्यूज होते हैं, I इज प्रोपोर्शनल टू V भी बोल देते हैं, वहां भी गलत नहीं है, लेकिन वहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, इसलिए हमें V इज प्रोपोर्शनल टू I बोलना चाहिए। दैट मींस V/I इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट टर्म एक नई डेफिनेशन लेकर आती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड R। तो हमने क्या देखा अभी, ओम्स लॉ कब अप्लाई होगा, जब ऑल फिजिकल फिनोमेना कांस्टेंट होंगे, दैट मींस टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे क्या होंगे, ये कांस्टेंट होंगे। दूसरी बात हमें इसमें ध्यान रखनी है कि ये क्या एसी और डीसी करंट दोनों के लिए अप्लाई होता है, या केवल एसी के लिए होता है, या केवल डीसी के लिए होता है। तो आपसे हम बात करें, यहाँ तो हमने बताया था आपको कि जो एसी और डीसी है दोनों में वोल्टेज आता है, दोनों में करंट आता है, इसीलिए दोनों में फॉलो होता है। दैट मींस इट इज अप्लाइड फॉर एसी एज वेल एज डीसी। एसी और डीसी दोनों के लिए अप्लाई होता है। एक पॉइंट और आपसे बात करें कि जो हमने देखा वोल्टेज जो है ये प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट है। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, कब तक, जब तक टेम्परेचर, प्रेशर ऑल शुड बी कांस्टेंट। क्लियर सबको? चलिए, हमने देखा अभी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही आसान है, बट इसका जो प्रोडक्ट है रेजिस्टेंस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके बारे में देखेंगे। न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, क्लास 10 के बोर्ड में इसका डेफिनेशन मिल जाएगा आपको, इसके क्या क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मिल जाएगा पेपर में। बट अब ये ट्रेंड हट चुका है, पिछले 2 सालों से इससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, डेफिनेशन से एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, ग्राफ से आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो ग्राफ ये हमेशा ध्यान रखना है, ये वोल्टेज और करंट का प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनेगा, मींस एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। क्लियर? एक पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, खैर 10th का तो नहीं है फिर भी, बट कि ये कहां पे अप्लाई नहीं होता है।
नॉट अप्लाइड, ये कहाँ अप्लाइड नहीं होता है, तो सिंपल ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर डायोड्स वगैरह होते हैं, जंक्शन डायोड होते हैं, उनमें ये अप्लाई नहीं होता है, मींस ये इट गेट फेल, Ohm's law get fails इन डायोड के अंदर ये फेल हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ये क्लास 12 में पढ़ना है, बट यहाँ हमें छोटा सा एक पॉइंट ध्यान रखना है, जंक्शन डायोड से उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर सबको? चलिए, तो अभी हम देखेंगे ओम्स लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा। ओम्स लॉ से V अपॉन में I इक्वल टू R। R क्या है यहाँ पे? R इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक नया टॉपिक है क्लास 10 के लिए, पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस सुना होगा नाम आप लोगों ने, क्या करता है? ये रुकावट है। रुकावट मींस किसको रोकेगा? करंट को जाने से रोकेगा। मींस एक तरह से ये ऑब्स्ट्रक्शन है जो किसी भी वायर के अंदर ये हम बना सकते हैं कि करंट कम जाए, मींस करंट को रोक दे। करंट का अमाउंट, फर्दर अमाउंट जाना कितना है उतना ही जाने दे। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। That means we can say that is obstruction. It is obstruction in the wire which opposes the flow of current, which opposes flow of current passing through it, जो करंट के फ्लो को रोकता है। कौन? ये है रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा, R इक्वल टू B अपॉन में I। ये तो कब है? जब वोल्टेज और करंट गिवन है। लेकिन अगर हमें वोल्टेज और करंट नहीं गिवन है तब क्या अप्लाई करना है वो देखेंगे। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, एसआई यूनिट क्या होता है इसका? एसआई यूनिट इज ओम, OHM। इसका ये सिंबल है। रेजिस्टेंस का भी सिंबल होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, बट ये रेजिस्टेंस का सिंबल कौन सा है? ये है कांस्टेंट के लिए। दिस इज फॉर कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मींस किसी डिवाइस के अंदर हमने लगा दिया रेजिस्टेंस तो उसका सिंबल क्या होगा? ये होगा। लेकिन अगर वेरिएबल की बात करें, इसको वेरिएबल को हम बोलते हैं रियोस्टेट बोलते हैं, रियोस्टेट। इसका सिंबल इसके ऊपर एक एरो इंडिकेट कर रहा है कि वेरिएबल है, मींस ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो हमने देखा रेजिस्टेंस, ये कब देखा? ये कब अप्लाई होगा? जब वोल्टेज और करंट गिवन है। तो जब हमें वोल्टेज और करंट नहीं गिवन होगा तो हमने देखा क्या अप्लाई करेंगे। ऐसे मान लिया हमने कंडक्टर लिया जिसका लेंथ L है और एरिया इसका A है। मींस एरिया क्या है? उसका थिकनेस को शो करता है, लेंथ उसकी लंबाई को शो करता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जितनी बड़ी वायर उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना मोटा वायर उतना ही कम रेजिस्टेंस। अभी आपने देखा होगा जो 80 क्वालिटी के वायर आते हैं उनकी जो लेंथ है वो छोटी कर दी जाती है। तो चार्जिंग होते हैं, चार्जिंग के लिए आजकल वायरिंग छोटी करके आती है। रीजन क्या है? यही रीजन है कि रेजिस्टेंस कम हो, करंट ज्यादा जाए। तो हमने क्या देखा? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया। दैट मींस लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। मींस जब कंबाइन करते हैं तो ये क्या आता है? L बाई A। और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बनता है रो, एक कांस्टेंट टर्म, नया टर्म है यहाँ पे रो। रो को क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है वायर का जो उसके लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। मींस किस तरह का वायर बना हुआ है, कॉपर का है, गोल्ड का है। वैसे तो अगर हम बात करें गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो कौन कौन होते हैं? कॉपर और सिल्वर। लेकिन सिल्वर तो काफी महंगा होता है इसलिए सिल्वर का यूज नहीं करते हैं। कॉपर और सिल्वर का रेजिस्टिविटी क्या होता है? काफी लो होता है। लो होने की वजह से रेजिस्टेंस भी लो होता है, इसलिए उसमें करंट अच्छी तरह से पास होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है
और ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, किस चीज का बना है मटेरियल, उस पर डिपेंड करता है। ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। बारह बोल रहा हूं मैं, रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, इट मींस लेंथ एंड एरिया ऑफ द वायर, इट ओनली डिपेंड नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा उस पर भी ये डिपेंड करेगी। तो हमने देखा अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ए, अगर ए की बात करें, ए कैसा होता है, इसका पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि वायर का जो हम कट करते हैं कैसा दिखता है, सर्कल दिखता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे क्या है, आर इस वायर का रेडियस है, आर क्या है यहाँ पे, आर इज द रेडियस ऑफ वायर। पेपर में कई बार आ जाता है कि लेंथ को हम बढ़ाते हैं तो रेडियस में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल सा तरीका है, बढ़ेगा। अगर रेडियस को अगर हम रेडियस को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, घटेगा। ये तो हो गया बेसिक सा टॉपिक जिसमें क्वेश्चन आते हैं। बट इससे क्वेश्चन आता है कि अगर हमने लेंथ को n टाइम इंक्रीज कर दिया, देन न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो अगर आपका ये क्वेश्चन अगर आता है एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू में आपको सिंपल सा फॉर्मूला रखना है, ये एन स्क्वायर टाइम्स ओल्ड रेजिस्टेंस, एन स्क्वायर टाइम्स ओल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पे एन स्क्वायर, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टाइम लेंथ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अब क्वेश्चन में देखिए आप एन टाइम बोल रहा है तो एन स्क्वायर आर हो गया, और क्वेश्चन में आ गया आपको, जैसे मैं बोलूं आपसे क्वेश्चन, लेंथ इंक्रीजेज ट्वाइस ऑफ इनिशियल, then what will be new resistance। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, ट्वाइस का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। पीछे आप देखेंगे n की वैल्यू कितनी लगी मैंने, 2। तो फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर टाइम r, मींस जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस है कितना हो गया, n स्क्वायर टाइम्स r। n कितना है, 2 का स्क्वायर, कितना आ गया, 4 टाइम्स इनिशियल आ गया। ये तो आप देखते ही टिक लगा देंगे अगर एमसीक्यू में है। अगर पेपर में आता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, फिर आप ऐसे नहीं करेंगे। फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे बताऊंगा अभी आपको। फिर आपको सॉल्व करना होगा उसके वॉल्यूम को लेकर। मींस अगर मान लो हमें पता है कि हमेशा वायर का वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मींस अगर मैं वायर को खींच रहा हूं, लेंथ को बढ़ा रहा हूं, तो अपने आप वायर क्या होगा, पतला होता जाएगा। मींस एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अगर वायर को मैं कंप्रेस कर रहा हूं, वायर मोटा हो जाएगा। मींस जो हमारा लेंथ और एरिया का प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस L1A1 इक्वल टू L2A2। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना। अगर लेंथ बढ़ेगा एरिया घटेगा, जितने टाइम लेंथ बढ़ेगा उतने टाइम एरिया घटेगा, ये रखना है दिमाग। ऐसे सपोज करो हमने, अब इनिशियल बात करते हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, मान लिया हमने R मान लिया, लेंथ कितना हो गया इनिशियल, L मान लिया, एरिया कितना हो गया इनिशियल, A मान लिया। फाइनल की बात करें, हमें R2 निकालना है। अभी कह रहा है कि जो लेंथ है इसका डबल हो गया, 2 टाइम L हो गया। तो मैंने क्या कहा, जितने टाइम लेंथ बढ़ेगा उतने टाइम एरिया घटेगा। कैसे, ऐसे देखते हैं यहाँ पे। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे लगाते हैं L1 कितना है, L है, A1 कितना है, A है, L2 कितना है, 12, A2 हमें निकालना है, L से L कैंसिल, A2 कितना आ गया यहाँ पे, A/2। तो मैंने क्या कहा कि 2 टाइम लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया 2 टाइम डिक्रीज होगा। जितने टाइम लेंथ बढ़ेगा उतने टाइम एरिया को डिक्रीज खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, A/2 आ गया। फॉर्मूला क्या था रेजिस्टेंस का, रो L/A। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो L कितना है 2L, A कितना है A/2, 2 चला गया ऊपर, कितना आ गया
4 टाइम्स रो एल बाई ए। अब ये रो एल आई बाई ए कितना है, आर के बराबर है। क्या आ गया यहाँ पे 4 इंटू आर। इनिशियल का 4 टाइम्स आ गया, जैसे हमने पीछे किया था, यहाँ भी 4 टाइम्स आ रहा था। बट ये होगा केवल एमसीक्यू में यूज करेंगे। अगर 1 मार्क्स का आता तब भी मिल जाएगा मार्क्स, लेकिन अगर पेपर में 2 मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है, फिर हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। क्लियर सबको? चलिए, तो हमने देखा दूसरा इस पे क्वेश्चन बनता है कि अगर हमने रेडियस को इंक्रीजेस ट्वाइस, देन व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस। तब नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, हमने वही पढ़ा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया इनिशियल, लेकिन जब हम रेडियस को 2 टाइम बढ़ा दे रहे हैं, मीन्स 2 इंटू आर का स्क्वायर, कितना हो गया 1/4। 2 का कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। दैट मीन्स ये आ गया रो एल अपॉन में पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 4। दैट मीन्स 1/4 टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस। मीन्स आप स्क्वायर की जगह आर पुट करेंगे तो भी निकाल पाएंगे, चाहे रेडियस को इंक्रीज करें या डायमीटर को इंक्रीज करें, हमें फॉर्मूला यही लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन पे। कुछ सिंबल की बात करते हैं। सिंबल बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिंबल में सबसे पहले हम बात करेंगे, सेल की बात करेंगे। सेल क्या होता है? सेल सिंगल, मान लो प्लस माइनस, सेल होगा सिंगल। दूसरा आता है बैटरी। बैटरी कैसी होती है? बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत सारे सेल अगर मिल जाए तो क्या मिलेंगे? बैटरी मिलेगा। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया बैटरी का सिंबल। तीसरा हम बात करें रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस का सिंबल ये हो गया। रेजिस्टेंस में 2 तरह का होता है, ये वाला कांस्टेंट वाला हो गया, मैंने पहले भी बताया मैंने आपको। दूसरा वेरिएबल वाला, उसको क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो चेंज हो सकता है। इसका साइन रेजिस्टेंस बस यहाँ पे एरो। ये क्लियर हुआ? फिर आगे देखते हैं, वायर की बात करते हैं। वायर भी, ये स्ट्रेट वायर हो गया। ज्वाइंट वायर की बात करें, यहां से लिया हमने, यहां से ज्वाइंट। एक वायर विदाउट ज्वाइंट की बात करें, बिना ज्वाइंट के वायर कैसे क्रॉस करेगा? ये वायर, ये हो गया विदाउट ज्वाइंट। अब हम बात करें आपकी बल्ब की बात करें। बल्ब एनसीईआरटी में अलग अलग तरीके से गिवन है, बट आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस। उसके बाद आपको हम बात करें वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में हमें कुछ नहीं करना है, वोल्ट बनाना है, वी प्लस और माइनस। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को चेक करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। अमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। लास्ट गैल्वेनोमीटर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर। ये भी बस जी बना हुआ गैल्वेनोमीटर का साइन हो गया, प्लस और माइनस। ये क्या करता है गैल्वेनोमीटर? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। मींस करंट कितना आ रहा है ये नहीं पता करता, करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है कौन पता करेगा? आपका गैल्वेनोमीटर। दैट मींस इट डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। कौन? गैल्वेनोमीटर। तो आपने सिंबल देखा, आई होप सिंबल सबको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस को दो से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज में और दूसरा पैरेलल। सीरीज में क्या करना है, अगर हमें रेजिस्टेंस को ज्यादा करना है तो लगाएंगे सीरीज में, अगर हमें रेजिस्टेंस को कम करना है लगाएंगे पैरेलल में। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें सीरीज के अंदर करंट क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। जब करंट कांस्टेंट होगा तो क्या चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंजेज। That means V1 equal to I into R1, V2 equal to I into R2 and V3 equal to I into R। मीन्स हम अलग अलग वोल्टेज निकाल सकते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस के थ्रू। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो क्या चेंज होगा, करंट चेंज होगा, राइट, करंट चेंजेस। कितना होगा करंट, I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इक्वल टू V बाई R। ये होगा करंट। लेकिन जो हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा इसका फॉर्मूला बनता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये सीरीज का हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया पैरेलल का 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये तो हो गया कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। लेकिन ये अप्लाई कैसे करेंगे इसको देखेंगे। सपोज करो एक पॉइंट ध्यान रखना है, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसको समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक रेजिस्टेंस है, इसके दो एंड है, मान लो ए है और ये बी है, ये R1 है। एक रेजिस्टेंस हमारे पास R2 है, इसका एंड मान लो हमारे पास A डैश है, इसका एंड B डैश है। अगर एक रेजिस्टेंस का दोनों एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों एंड से मिल रहा है, मींस एंड टू एंड कनेक्शन हो रहा है, तो पैरेलल में होगा। मींस इसका एक एंड ये है, एक इससे मिल रहा है, इसका एक एंड ये है, ये इससे मिल रहा है। अभी हम क्या देख पा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस का दोनों एंड किससे मिल रहा है, दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों एंड से मिल रहा है, तो किसमें हो जाएगा, ये पैरेलल में। अदरवाइज किसमें, सीरीज में, राइट। मींस इफ बोथ एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे सभी, बोथ एंड ऑफ one resistance should be connected with both end of another resistance। तो क्या किसमें होगा ये, तब ये पैरेलल में होगा, then combination will be in parallel। अदरवाइज किसमें होगा, सीरीज में होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे मान लो हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस, बेसिक सा मैं दे रहा हूं, और एक बैटरी है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3। तो जब भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको पहले बेसिक जो दिखता है, जो सिंपल सर्किट दिखता है, उसको सॉल्व करना है हमें। मीन्स अभी हम देखें इसमें अभी आप हम देखें, इस वाले में R1 का एक एंड R2 से मिल रहा है और R1 को दूसरा एंड किससे मिल रहा है, R3 से मिल रहा है। मींस R1 R2 का एक ही एंड मिल रहा है। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि जब दोनों एंड मिलेंगे पैरेलल, एक एंड मिलेंगे सीरीज। इसमें दोनों एंड मिल रहा है, एक एंड मिल रहा है, एक एंड मिल रहा है। मींस R1 R2 किसमें हो गया, सीरीज में हो गया। मींस ये ऐसे हो गया, R1 R2, यहाँ पे R12, मतलब इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस किसमें हो गया, सीरीज में। तो सीरीज में क्या निकालते थे हम लोग, R1 प्लस R2, ये निकालते थे। अब जब ये R12 एक हो गया तो R12 का एक एंड किससे मिल रहा है, R3 से मिल रहा है, दूसरा एंड भी किससे मिल रहा है, R3 से मिल रहा है। दोनों एंड मिल गया तो दोनों एंड मतलब क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। जब दोनों एंड मिलेंगे पैरेलल में, एक एंड मिलेंगे सीरीज में, तो फिर ये किसमें हो गया, 1/R1 2 3 कंबाइन जब करेंगे तो 1/R12 प्लस 1/R, ये हो गया इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस।
इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं। मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है, मैं इस कॉन्सेप्ट को फटाफट खत्म कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल अलग लेकर आऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, इसमें बचा है अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको दिया था किसने? जूल्स, एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। कई बार जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी आ जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी डिवाइस है, अगर उसमें कंटिन्यूअस करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट हो जाता है। वो हीट क्यों होता है? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें हीट में लॉस हो जाती है। क्या कैसे कभी पॉसिबल है? जैसे ये हमारे पास बोर्ड ही है, बोर्ड भी गर्म हो रहा है, क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि काफी देर से चल रहा है। मेरे पास फोन भी है, फोन गर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? काफी दिन से ये फोन ऑन है। तो कोई भी डिवाइस, चाहे पंखा हो, चाहे टीवी हो, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे एसी हो, कोई भी डिवाइस की बात करें, तो सभी डिवाइस के अंदर क्या होता है? कंटिन्यूअस चलने पे उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। That heat energy is given by joules, and that was given, heat is proportional to I square, means current का square, heat is proportional to resistance, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा उतना ही हीट आएगा, एंड हीट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, मींस जितना टाइम हम बढ़ाएंगे उतना ही हीट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसी फॉर्मूले को ड्राइव किसने किया था? किसने कहा था इसको? जूल्स ने डिस्कवर किया था ये फॉर्मूला, दैट वाज H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला बनता है हीट का फॉर्म का है, या एनर्जी का है, या वर्क का है, सब जगह हम ये अप्लाई करेंगे। इसी से हम अगर फॉर्मूला दूसरा देख लें, ओम्स का लगाए V इक्वल टू आई आर, अगर हम यहाँ से R की वैल्यू पुट कर दें V बाई आई, तो यहाँ पे ये बन जाता है आई स्क्वायर इंटू वी बाई आई इंटू टी। क्या बन गया? वी आई टी। यहां से एक फॉर्मूला वी आई टी भी बन जाता है, वी आई इंटू टी, ये भी बन जाता है। यहां से एक फॉर्मूला और बनता है, कौन सा फॉर्मूला? हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक बना है वी आई टी और एक बनता है वी स्क्वायर बाई आर। ये तीन फॉर्मूला ड्राइव होते हैं हीट का। हीट का फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला है, आपको ये अप्लाई करना है। ये हुआ हमारा जूल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई में आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें, इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क और एनर्जी सेम होती है, ध्यान रखना है। मींस जो पावर का फॉर्मूला आया, हीट डिवाइड बाई टाइम। हीट का फॉर्मूला हमने पीछे ड्राइव किया था, क्या किया? आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई टाइम। क्या आ गया यहाँ से? आई स्क्वायर आर। हमने पीछे ड्राइव किया था वी आई टी डिवाइड बाई टाइम, कितना आ गया? वी आई। हमने पीछे ड्राइव किया था फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी डिवाइड बाई टाइम, क्या आ गया? वी स्क्वायर बाई आर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? तीन फॉर्मूला बना, एक वी आई, एक आई स्क्वायर आर और एक वी स्क्वायर बाई आर। अब इन तीनों फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, हम यहाँ दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। पहले से नोट कर सकते हैं सबको। तो हम देखा पावर के तीन फॉर्मूले बने, वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। अब इन तीनों फॉर्मूले का हम अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे। वी आई, ये तो कॉमन से कभी भी यूज कर सकते हैं, कॉमन फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया आई स्क्वायर बाई आर। ये कब अप्लाई करेंगे? जब करंट कांस्टेंट होगा। करंट कहाँ पे कांस्टेंट होता है? सीरीज में। तो ये जब सर्किट किसमें होगा? सीरीज में होगा, तब ये अप्लाई करेंगे। तीसरा फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर बाई आर। एक मिनट का यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई। ये फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर। ये कब अप्लाई करेंगे? ये अप्लाई करेंगे जब हमारा सीरीज में होगा। तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर। ये कब अप्लाई करेंगे?
जब ये डिवाइस हमारे किसमें होंगे, पैरेलल। जैसे मैं कहूँ आपसे, मान लो ये दो बल्ब है, ये दोनों किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में। ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है। क्वेश्चन आ गया, ये ए है और बी है। ये आ गया क्वेश्चन, विच बल्ब विल ग्लो मोर, 10 वाला या 20 वाला। दिमाग में यही जाता है कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें पावर ज्यादा होगा। बिल्कुल गलत। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ये सीरीज में दिख रहा है। सीरीज में पावर कैसे है, प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम, इसीलिए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, बी का। तो बी का पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे बी वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 10th में, कंसेप्ट को क्लियर करें। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कमर्शियल एनर्जी या कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा मैं 10th में बताऊंगा आपको। ये क्या होता है, किलो वाट आवर। मीन्स इसमें क्या होना चाहिए, पावर हमारा होना चाहिए किसमें, किलोवाट में, टाइम होना चाहिए किसमें, आवर में। ये है कमर्शियल एनर्जी का फॉर्मूला। इसमें न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला है। तब तक आप इसकी तो ऐसे यूनिट जूल होती है, बट कमर्शियल यूनिट क्या होती है, सी क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। और 1 किलोवाट आवर में हाउ मच जूल, ये पूछा जाता है। तो 3600 इंटू 1000 मीन्स कितना आ गया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 1 किलोवाट आवर। इसके आप अपने घरों का बिजली बिल निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, इसमें आने वाला है न्यूमेरिकल्स। अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए और इसे प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी डाउट होता है तो सेक्शन में आइए, डाउट पूछिए, आप इसे कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। बाय बाय।